अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश और मैं हूं आपके साथ उमर बशीर। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुल्क भर में सर्दी की लहर तो है, वो तो जारी है, लेकिन सियासी दर्ज हरारत में भी हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें बलदियाती इंतखाबात के लिए अवामी राबता मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत मुल्क भर में जलसों से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद खिताब करेंगे। अहम सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि वज़ीर-ए-आज़म को इस वक्त अवामी राबता मुहिम चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ, जिसमें हुकूमत को घर बेचने के लिए तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात के बाद से एक तरफ अदम एतमाद का चर्चा है, तो दूसरी जानिब सियासी मुलाकातों की, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अब बहार सी आ चुकी है। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की आपस में और अपोजिशन जमातों से मुलाकातें हो रही हैं, हर कोई एक दूसरे से मिल रहा है। आसिफ अली जरदारी आज चौधरी बरादरान से मुलाकात कर रहे हैं। MQM का वफ़द गुज़श्ता दिनों में मौलाना फजल रहमान और ANP से मिल चुका है और कल मुस्लिम लीग काफ और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेगा। इन मुलाकातों का नतीजा क्या तहरीक अदम एतमाद में नंबर्स की सूरत में सामने आएगा, ये वक्त बताएगा और हमें इसको देखना भी होगा। PDM का सरबराही इजलास भी 11 फरवरी रोज़ जुमे को अब तलब कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान की सरबराही में इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन की तौसीक होगी या एक बार फिर से अपोजिशन तकसीम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के हवाले से बात करेंगे तो अपोजिशन इसको नाकाम दौरा करार देती है, जबकि हुकूमती तर्जुमान मुसर हैं कि इसके समरात बहुत जल्द सामने आएंगे। बहुत बड़े बड़े माहिदे हुए। एक और मस्बत पेशरफ्त यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रवा माह रूस का दौरा करेंगे। इस दौरे की अहमियत पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपना पैनल जो है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ करवा देता हूँ। मुस्लिम लीग नून से हमें जुड़ेंगे खलील ताहिर सिंधु साहब, शौकत बसरा साहब। हुकूमती जमात से हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि सीनियर तजज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आगाज़ उन्हीं से करते हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद का जो है वो चर्चा है। अपोजिशन अब की बार ये ट्राई करेगी, कोई कामयाबी मिल पाएगी? अब फाइनल राउंड हम कह सकते हैं कि फाइनल राउंड अब आ चुका है और अब अपोजिशन को करना है, बातें ही नहीं करनी, आगे बढ़ के अब इम्प्लीमेंट भी करना है, वो वक्त आ चुका है। देखें, बात यह उमर कि क्या इसका फ़ायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अपोजिशन है इनके पास कोई नैरेटिव है, कोई सलूशन है और कोई मैनिफेस्टो ये बता रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये दूध की नहरें बहेंगी और हम आसमान से तारे ले आएंगे। डू दे हैव सच थिंग्स? मेरे ख्याल में तो ये टोटल सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है। द मकसद इज़ कि किसी तरीके से भी जो PMLN के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा शहबाज शरीफ पे एक घेरा तंग हो रहा है FIA का, जिसमें ये रमज़ान शुगर मिल की प्रॉब्लम है और ये तकरीबन क्लोज एंड शट केस है। 4-4 अरब रुपए एक कैशियर आपके अकाउंट में जमा करा रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, उसके अकाउंट में कैसे भेजा रहे हैं, ये चीज़ें हैं। सेकंड बात ये है कि जब एक तहरीक जो होती है दम तोड़ जाती है ना, वो तहरीक कभी उठती नहीं है। आई टेक इट एज अ डेड हॉर्स। पीपल्स पार्टी, यस, पीपल्स पार्टी के पास देखें पीपल्स पार्टी डजंट वांट कि इस वक्त PTI की हुकूमत चली जाए। क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है? क्या उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ है? क्या उन्होंने वहाँ पर अपने को रीऑर्ग कर लिया है, नाराज जालों को मना लिया है? आर दे फिट टू गो फॉर इलेक्शन 3-4 महीने के बाद और वहाँ पर वो कोई 10-15-20 सीटें निकाल लेंगे? सदर पंजाब तो उनके पास है ही। सेकंड ये कि हु वुड लाइक कि PTI का जो बैगेज जो बात कर रहे हैं जी, बहुत बैगेज है, महंगाई है, उसके बाद बेरोज़गारी है, फिर डॉलर की कीमत दुगनी हो गई है। क्या इसको बैगेज के तौर पे PML उठाना चाहेगी और एक साल में इतनी बदनामी ले लेगी कि अगले इलेक्शन को नुकसान हो जाएगा? क्या PTI इसके साथ साथ इस वक्त जो हालात हैं उसमें देखना है कि इनको क्या फ़ायदा होता है? फिर आपस में स्पॉयलर्स कर रहे हैं। 27 फरवरी को PTI जा रही है तहरीक चलाने के लिए, 23 मार्च को ये लोग लेके जा रहे हैं, वाई ये इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये कुछ भी नहीं होना, इसलिए कि जो एनवायरनमेंट से इतना कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर करके आए हैं, इस मौके पे क्या मुल्क को कमज़ोर इतना करना है कि उसको पूरा धचका लगे और जो फेज़ 2 और फेज़ 3 बनने हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है
और जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर इतने 20 मुल्कों से उनके हेड्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी से अब मुलाकात हुई है, क्या उसको हमने वेस्ट कर देना है? इन सारी चीज़ों और फिर ख़ास तौर पे वुड दे लाइक के पीटीआई को सियासी शहीद बना के और उनको मौका देंगे, देखें जी हमें तो अब हमने काम करने का वक़्त आया था, हमें नहीं किया। तो आई थिंक इस सारी चीज़ों को मैं देखता हूँ तो मेरे ख़्याल में ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है। इट इज़ गोइंग टू हैव फ्रूट गिव नो ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट और ये टोटल हारिस साहब एफर्ट वेस्ट। आपने अभी जिक्र किया कि एक जमात 23 को, एक जमात 27 को निकली है। खलील ताहिर साहब की जानिब बढ़ना, लेकिन उससे पहले कमेंट कीजिएगा, अभी ऐसे भी कुछ इम्कानात हो सकते हैं कि ये दोनों मिलके एक साथ ही लॉन्ग मार्च करने चल पड़े, एक साथ मिलके निकल पड़े, और अगर ऐसे एक साथ मिलके निकलते हैं तो फिर क्या कोई प्रेशर बना पाएंगे हुकूमत पर? देखें, हुकूमत पे प्रेशर तो उस वक़्त बनाए ना, बात ये है कि आप अवाम को क्या बताएँगे? आप अवाम को निकालना चाहते हैं ना, आप उनको कहेंगे जी देखें बहुत बुरा इकॉनमी का हाल है, महंगाई का हाल है, बेरोज़गारी का हाल है, सेहत का हाल है, कोई हमें तो फिर आप उसका हल भी तो बताएँ ना। यू ठीक से है। कि ओके वी गव दिस सॉल्यूशन, वी हैव दिस मैनिफेस्टो। इलेक्शन ईयर वैसे ही 1 साल में है, जो बजट के बाद के तकरीबन इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जानी है। तो आप अगर सॉल्यूशन ही देते हैं देन यू हैव नो नैरेटिव, और वो नैरेटिव का पिट चुका है जो आपने पहले फौज के खिलाफ डाला था या इमरान खान के खिलाफ पर्सनल अटैक कर रहे थे, वो पिट चुका है, उस पर लोगों ने छोड़ दिया था। यू हैव नॉट कम आउट विद एनीथिंग। तो आप खाली ये बात कह देनी महंगाई महंगाई महंगाई, तो आप क्या करेंगे? हैव यू गिवन सम ठीक है। आंसर टू द पीपल ऑफ हारिस पाकिस्तान? साहब, खलील ताहिर सिंधु के साहब की जानिब यही पॉइंट लेकर बढ़ते हैं। खलील साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने हारिस साहब की गुफ्तगू सुनी और वो कहने कि नैरेटिव क्या लेकर जाएंगे। आपसे इस नैरेटिव वाले सवाल से पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, सबकी नज़र इसी पर थी। पहले तो ये कमेंट कर दें कि अदम एतमाद का क्या आज फैसला हो गया, आज के इजलास में क्या अहम फैसले हैं, उसके कुछ निकात आप शेयर कर सकें अगर हमारे साथ तो। जी बहुत शुक्रिया आपका भी और जीएनएन का भी। एक तो अदम एतमाद का फैसला जो है वो काज़ी मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसकी जो मंजूरी है वो दे दी है, और उसके लिए हर कानूनी व आईनी तरीका कार जो वो इस्तेमाल किया जाएगा। और कहाँ से शुरू और किया इसमें जाएगा, तमाम किसके खिलाफ पहले तरीके अदम एतमाद लाई जाएगी? जी ये तो अभी कल मीटिंग है अपना दोबारा उसकी जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, और कल ही मीटिंग है एमकेएम की मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ, और परसों पीपल्स पार्टी मिली है। तो ये जो अभी मेरे भाई हैं, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, एक अच्छे इदारे से हैं, लेकिन जिस लेवल पे सब लोगों ने पहुंचा दिया है, पहले भेजते हैं फिर गुलदस्ते भेजते हैं, जो हालात कर दिए मुल्क के। और ये मुझे अभी कह रहे थे कि क्या बताएंगे आप, तो इनको नहीं पता कि बीआरडी पे ये सारे जो उस वक्त भाषण देते थे और मालम जफा पे कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर पार्टी फंड के जो उन्होंने एक आदमी को उसके बेटे से तनख्वाह लेने पे ना पर उसको घर भेज दिया गया। और अभी जो 53 अकाउंट्स हैं जो पता नहीं किस किस के हैं पूरे वर्ल्ड से, जब ममनुआ अकाउंट्स जब उनका हिसाब होगा, फिर चोर आटा जो है वो खा गए हैं, और फिर चीनी चोर इनके दाएं और बाएं बैठे हैं। दाल जो गरीब के आदमी की खुराक थी वो किससे दूर हो गई है। अभी 3 रुपए या 4 रुपए पेट्रोल महंगा नहीं किया, लेकिन घी 40 रुपए महंगा कर दिया है। और इसके अलावा दवाइयां जो चोरी है, लोगों को बुखार की दवाइयां नहीं मिल रही हैं। और इसके अलावा इनको पूछे कि ये किस किस के, मतलब सबसे बड़ा तो जो सर हम बताएंगे वो तो हम हुकूमत से सवाल करेंगे ना। ब्रिगेडियर साहब तो एज एन एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और वो नहीं, मेरे लिए बहुत शेयर मुकाबले एहतराम है ब्रिगेडियर साहब। मैं पहले ना मैंने आपसे कहा ही इज हाईली रिस्पेक्टेबल फॉर मी, क्योंकि हमेशा ये सारे सवाल हम हुकूमती जमात से करेंगे। आप अब ये बताइएगा कि अदम एतमाद के हवाले से एक तो क्या फैसला हुआ, किसके खिलाफ आगाज किया जाएगा, उस पर आपने बताया कि कल भी बात होगी, बट फिर भी कुछ मीटिंग में डिस्कस किया होगा कि क्या पॉइंट्स थे, किसके खिलाफ आगाज किया जाएगा, ये बता दें। दूसरा, अवाम में नैरेटिव, कौन सा नैरेटिव लेकर जाएंगे जो कि ब्रिगेडियर साहब सवाल उठा रहे हैं? जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, मैं वही नैरेटिव बता रहा हूँ कि जो कुछ इन्होंने, ये ब्रिगेडियर साहब अभी कह रहे थे कि ये शहीद हो जाएंगे। आप क्या शहीद होना है उंगली कटा के इन्होंने? आप तो 3.5 सालों 3.5 सालों 4 सालों में क्या दिया इन्होंने लोगों को। और सबसे बड़ी बात मैं जो ब्रिगेडियर साहब की खिदमत में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने तो ख्वाब छीनी है ना इमरान खान, इन लोगों के, लोगों को मैं इतने घर दूंगा, इतनी नौकरियां दूंगा, आपकी इकॉनमी इस हद तक चलेगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास जाऊंगा। तो आज तो हर बंदा झोरियां फिला फिला के इनके लिए बददुआएं मांग रहा है कि ये जितनी जल्दी हो सकता है चले जाए। और जिस लेवल पे आम आदमी जिसके घर गैस नहीं आती, उनके बच्चे जब भूखे मरते हैं, तो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या आदमी एतमाद का जो है। और हमें लोग पूछते हैं, अगर आप तेल डलवाने जाएं और कहीं अपने पेट्रोल पंप पे जाएं, किसी मार्केट में जाएं, तो पूछते हैं कि इनको आप कब भेजिएगे, कब ये मुसीबत और सेब का साया हम में से छूटेगा। तो ये कोई कुछ नहीं इन्होंने किया, बिल्कुल किसी किस्म का। और हमारे पास इस किस्म का सारा है जो भी है इनके अपना एक जो हम ये को ख्वाब तो नहीं दिखाएंगे जो इन्होंने दिखाए थे और जिस तरह से भी दिखाए थे, लेकिन आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से इनको जो है वो मतलब बड़ी जिस लेवल पे ये हुए हैं डिसग्रेस, इनको पता
ठीक है खलील साहब, आपका ये पॉइंट लेके मैं आगे बढ़ता हूँ हारिस साहब की जानिब। हारिस साहब, खलील साहब ये कह रहे हैं कि क्या ये नैरेटिव काफ़ी नहीं है कि अवाम जो है वो महंगाई से परेशान है, अवाम कहती है कि महंगाई से सताए हुए हैं, और एक अभी उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया खलील साहब ने कि ख्वाब छीने हैं, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 2018 के इंतखाबात से पहले बहुत सारे ख्वाबात जो है वो दिखाए थे अवाम को कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन वो ख्वाब पूरे नहीं हुए, कहीं ना कहीं वो ख्वाब तो टूटे हैं। तो अब ये नैरेटिव क्या काफ़ी नहीं है अवाम में जाने के लिए? देखिए, मैं उनकी बड़े पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरा क्या ज़ाहिर है कि आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, उनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। बट देन ओवरऑल अगर देखें कि वो जो दुनिया की एक जो महंगाई हुई है, वो भी हमें ज़रूर देखनी चाहिए कि स्टील डबल प्राइस पर हो गया, पेट्रोल प्राइस डबल हो गई, जो खुदरी तेल है वो डबल हो गया, उसके बाद कोल की कीमत ट्रिपल हो गई। ये महंगाई की ज़्यादा वजूहत है, बट देयर इज नो रीजन कि कमोडिटी आइटम जो मुल्क के अंदर पैदावार होती हैं उसको एग्जैक्टली हुकूमत ये अगला सवाल कंट्रोल था। नहीं कर सकती। ठीक है, ये बिल्कुल मैं मुत्तफिक इस बात पे हूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक तो ये कि 1 साल रह गया, आप क्यों नहीं अपना मंशूर लेकर आते, आप अपना कोई सोल्यूशन लेकर आते, आप हमको कन्विंस करें, और जमहूरियत को डील होने से बजाय आप उसको अगले साल प्रॉपर इलेक्शन में जाएं, गिव अ कन्विंस द पीपल ऑफ पाकिस्तान विद योर मैंडेट, with your manifesto, with your solution, and come and with heavy mandate। और ये जो एक जो होती थिन मेजोरिटी थी, ये प्रॉब्लम होती है, पीटीआई के लिए भी प्रॉब्लम रही है, सब ब्लैकमेल करते हैं, पहले भी रहे हैं। आपके पास अगर तो आप ये कहते हैं हम 1 साल में पाकिस्तान को ये 3-4 प्रॉब्लम से निकाल लेंगे और ये हमारे पास सोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, आप जरूर करें। अगर नहीं है तो देन इट इज अ फ्यूटाइल एफर्ट, आप इसके बजाय वो करें। और सेकंड मैं आपको ये बताऊं, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती इलेक्शन। आज इलेक्शन होते हैं तो मैं आई फील कि पीएमएलएन इज अ स्ट्रांग पार्टी, वो पंजाब में जीतेगी। दे हैव मोर चांस। पीपल्स पार्टी ने क्या गेन किया, पहले भी सिंध में बैठी है, दोबारा सिंध में बैठी रहेगी। सो अगर ओवरऑल देखें, दे नीड 1.5 ईयर टू गो टू पंजाब। पंजाब में जाके बैठें, रीऑर्गेनाइज करें, रीएस्टेब्लिश करें, नया जितने आपके नाराज जाले हैं उनको कंट्रोल करें। अगर पीपल पीटीआई डिलीवर नहीं करते तो उनकी पार्टी के लोग टूटेंगे, उनको पकड़ें। हैव डू समथिंग, बी इन अ पोजीशन टू डू समथिंग, बिकॉज बोथ आर राइवल पार्टीज। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन कभी भी इलेक्शन में अल्टीमेटली कोलिशन नहीं करेंगी, दे विल नॉट हैव अ कंसेंसिंग कैंडिडेट्स। सो इसलिए दोनों की एंड में जाके अलहदा होना ही है। तो दे हैव अ स्ट्रेटजी। अब डिपेंड ये करता है कि पीएमएलएन के पास स्ट्रेटजी क्या है, उनके पास स्ट्रेटजी क्या है। अपनी इनकी डिवीजन पीएमएलएन की थोड़ी सी है, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं मुल्क के वसीतर फायदा में जो फैसला करते हैं दैट शुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है खलील ताहिर साहब, पीपल्स पार्टी नू लीग, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती, अभी ये कहना हारिस नवाज साहब का कि इंतखाबात हों, फौरी तौर पर इंतखाबात हों, उन्हें भी वक्त चाहिए अपनी जमात को मुनज़्ज़म करना है पंजाब में। और क्या अब एक मरतबा फिर से ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं दोनों जमातों के बीच में, और एक मरतबा फिर से दरारें पड़ सकती हैं, दुनिया फिर बढ़ जाएंगी? क्या अभी मुकम्मल एतमाद है पीपल्स पार्टी साथ चलेगी, आपके साथ एंड तक खड़ी रहेगी? अवाम के मसाइल हैं और जो लोगों के दुख हैं, जिस तरीके से उनको पहुंची हैं इन 3.5-4 सालों में, तो हम कोई जम होने तो नहीं जा रहे ना। हमारा उन मंशूर अलग है, पीपल्स पार्टी का अलग है, हो सकता है हम इलेक्शन भी अलग लड़े, मतलब होगा। लेकिन जो अभी अवाम का जो बोझ है, जो जिस लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं बेचारे, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं है, और ना पीपल्स पार्टी के पास रास्ता है और ना किसी और जमात के पास, इवन एमकेएम के पास रास्ता को नहीं है और क्यू के पास रास्ता को नहीं है। आप देखेंगे, अब मैं तो आपको बिल्कुल ये आपको एक मिशन को ही कर रहा हूँ, प्रोफेसी कर रहा हूँ कि ये बहुत जल्द बड़े दिनों की ये बात है। और हम भी ये चाहते हैं, ये जिस तरह से सर फरमा रहे थे आरिफ नवाज साहब दूसरे से भाई, कि हम भी चाहते हैं क्योंकि फेयर एंड फ्री इंडिपेंडेंट जो भी है, जो भी गवर्नमेंट आती है, ये घर जाए और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, बगैर किसी अपना उसके दबाव के, और वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं होगी, वो लोगों के दुखों का मदावा करेगी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब पार्टियों के अपने अपने मंशूर होते हैं, लेकिन सियासत में ये होती है कि तमाम दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, और फिर कॉमन काज के लिए जब काज एक इस करप्ट जो टोला है, और जिन्होंने लोगों को, मैं बार बार कहता हूँ, मुझे चूंकि इस हवाले से जिन्होंने मतलब लोगों की, आप देखिए छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि कश्मीर के हवाले से इन लोगों के पास ये बड़े कहते जी हमने वर्ल्ड कप जीता, ये 16 लोग नहीं इकट्ठे कर सके वहां पे, 16 मुल्कों की हमायत नहीं ले सके वहां पे कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन दिए वहां पे जाके। तो ये मतलब इस तरीके से करना कि ये हमने बहुत बड़ी स्पीच कर दी, ये कर दी, ये स्पीच से कौम के पेट नहीं भरेंगे। आप आम लोग, जब तक कॉमन मैन कोई भी, चाहे कोई भी जमात हो, हम भी आ जाए,
अगर हम आम आदमी का फायदा नहीं कर सकेंगे तो वो हमसे भी ऐसी करेगा जो कुछ इनके साथ किया जा रहा है। और ये वाला है। और बाकी पीपल्स पार्टी का बिल्कुल मैं इस बात से कि बिल्कुल उनका अपना एक अलग मंशूर है, उनकी अलग स्ट्रेटेजी है, उनकी फिलॉसफी है, हमारी अलग है, लेकिन इनको घर भेजना जो है उसके लिए हम सब इकट्ठे हैं। ठीक है, आपने कश्मीर वाली पॉलिसी का जिक्र किया, उस पर अगर बात करेंगे तो जाहिर है वो एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन क्या अब आपको ये लगता है खलील ताहिर साहब के अपने मकसद में कामयाब होने तक नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ रहेंगी, अब की बार जो अपना मकसद है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी? भाई मैंने बहुत आपसे पहले भी हम्बल सबमिशन की कि ये तो अब दिनों की बात है, ये जो समझ रहे थे ना जो पहले के। खलील साहब मैंने इसीलिए सवाल दोबारा किया कि ये सवाल और ये जो नारा है ये हम बड़े अरसे से, एक लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं कि अब कुछ दिनों की बात है, हुकूमत का जाना ठहर चुका। मेरा भी यही सवाल है कि आपकी बार ऐसा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है? पहले भी जब दोनों जमातें दोनों ने हाथ मिलाया तब भी यही नारा लगाया था कि दिनों की बात है, ये जाना ठहर चुका। तो इसीलिए मैंने ये सवाल दोबारा किया कि आपकी बार ऐसा क्या मुख्तलिफ है? जी मैं बताता हूँ उसके बारे। आप कल देखे, कल बाप वालों ने मीटिंग की है और बाप का भी आपको सारा पता है कहाँ से बाप बनी, कैसे हुआ। उन्होंने भी कह दिया कि ये हमारे साथ जो है ये कोई अच्छा दावा नहीं कर रहे, ना हमें को नुमाइंदगी दे रहे हैं। इसी तरह जो अपना PMLQ की है, हमेशा रोजाना उनकी अपना जो है सीटें 5 सीटें उनकी हैं, 7 सीटें MQM की हैं, 5 सीटें बाप की हैं, JDA की 3 है। तो उन सबकी अपनी अपनी रिजर्वेशन है ना। और फिर इनके अपने बंदे, ये देखिए रिसेंटली आपने भी देखा होगा इलेक्शन में कि जो नूर आलम साहब बड़ा एक सीजन पॉलिटिशियन है, और फिर इनके वजीर दफा ने जिनके साथ किया कि लोगों को गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को कुछ और नहीं मिल रहा, रोटी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो मैं दोबारा फिर आ रहा हूँ फंडामेंटल नीड्स पे। अगर हामी किताबों के बाद कोई चीज मुकद्दस है तो वो फंडामेंटल राइट्स और इंसान के लिए, सबसे लिए जो गरीब आदमी है, इवन अमीर आदमी भी, उसके बच्चों के लिए रोटी है। वो अपने बच्चों को अपनी भूख काट सकता है लेकिन अपने बच्चों के लिए वो भूख जो है वो नहीं देख सकता। तो ये बार बार मतलब एक ही जो कैसेट और CD फंसी हुई है ये अब निकल जाएगी। आप देखेंगे कि मतलब हर साल एक ही बात, वो मैं ले आऊंगा, मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं मारूंगा, फलां को इस तरह कर दूंगा, फलां को ये कर दूंगा। भाई आपके अपने लोग जो आपके साथ बैठे हैं, जो सारी जमातों में होते हैं और आपके साथ बैठे हैं, दाएं बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, आपने आज तक उनका क्या किया? पेट्रोल कहाँ पहुंचा? आप डॉलर का देखे, डॉलर कहाँ पहुंच गया? और जब जो ही पेट्रोल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, तो आम आदमी का तो जीना जो है वो दोबार हो जाएगा। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी का तल्लुक है, इंशाल्लाह हम इनके जो घर भेजने तक हम इंशाल्लाह हम इकट्ठे हैं। बाकी जब इलेक्शन आएगा वो उसमें अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है, इलेक्शन आएगा तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होगी। हारिस साहब आपके जाने बढ़ते हैं, और एक नियाम में 2 तलवारें हम ये कह सकते हैं कि आपने भी बताया कि उनका अलग मंशूर है, अलग मकासद हैं। पीपल्स पार्टी की मुलाकातें हैं, वो पंजाब में डेरे डाले बैठे हैं, जरदारी साहब भी पंजाब में आए बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी अब वक्तन फ़वक्तन जो है वो लाहौर के चक्कर लग रहे हैं, पंजाब में मुख्तलिफ शहरों के वो दौरे भी करते हैं। काफ लीग से मुलाकात बड़ी अहम है। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं हारिस साहब, और इस मुलाकात से प्रेशर किस पे डाला जाएगा? नून लीग पे प्रेशर बढ़ेगा या PTI पे प्रेशर बढ़ेगा? देखें, एक बात परवेज़ इलाही साहब ने, चौधरी शुजात ने बड़ी क्लियर कल बात की है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस वी आर नॉट गोइंग टू लीव PTI। ये कल की स्टेटमेंट है उनकी। एक तो ये बात क्लियर हो गई। एज लॉन्ग एज PMLN, PMLQ और MQM इनके साथ हैं तो ये दे रिमेन स्टेबल, और ये दोनों पार्टियां मेरे ख्याल में नहीं छोड़ के जाएंगी। सेकंड ये कि बिल्कुल ये दे आर मीटिंग विद PMLNQ ताकि PMLN पे प्रेशर रहे कि दे हैव डिफरेंट ऑप्शंस। एक तो ये बात है। सेकंड ये है कि वो दे वांट टू एस्टैब्लिश इन सिंध में, इफ आई फील ऑनेस्टली, तो बिलावल भुट्टो को चाहिए कि 1 साल 1.25 साल इलेक्शन का रह गया है, ये वहाँ पर चाहें अपनी पार्टी को री एस्टैब्लिश करें। देखें, इनके पास सदर्न पंजाब में भी वोट बैंक है, इनके पास KPK में भी है, इनके पास बलूचिस्तान में भी है, इनके पास सिंध बहुत हैवी मैंडेट है। और अगर ये सेंट्रल पंजाब से कुछ सीटें लेते हैं, दे विल बी इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन आइदर टू गो इन कोलिशन, जिससे भी करेंगे, और एटलीस्ट दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। और वो इससे अगला इलेक्शन में देखेंगे। बिलावल भुट्टो यंग मैन, उनके पास बहुत टाइम है, ये सारी चीज। और फिर उनके बाद दे डोंट हैव अ डेप्थ ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो काफी अपना काम कर भी सकते हैं। लाइकवाइज दे विल लाइक टू कैश। अगर PTI डिलीवर नहीं करती है तो PTI से लोग हो सकता है वो टिकट लेना ना चाहें, कुछ लोग, ये इज वन ऑफ द ऑप्शन। देन पीपल्स पार्टी विल कैश ऑन दैट, उनको अपने साथ मिलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से PMLN भी कोशिश करेगी। PMLN में अपना डिवाइड भी थोड़ा सा चल रहा है। दे हैव टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर ऑल्सो, कि आपने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन लेकर आना है, वो भी डिपेंड करता है। हाँ, एक हो सकता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके दे गो फॉर कोलिशन गवर्नमेंट, एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करें,
जिसमें पीटीआई पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, जेयूआई है, नैप है, तो इस तरह की सारी पार्टियां मिलके हो सकता है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं कुछ अर्से के लिए और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए। ये एक ऑप्शन है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बिल भी उन्होंने पास करवा लिया, सेनेट भी पास करवा लिया, ठीक है, ये इनको सोचना है कि इट विल वेरी एम्बैरेसिंग, अब थर्ड इनको नाकामी हो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेन वो अपना कॉन्फिडेंस का वोट ले जाएं। तो ये आई थिंक ये सोच समझ इनको फैसले करने की जरूरत है। ठीक है। हारिस साहब, पाकिस्तान तरीके से आपके रहनुमा नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनके जाने बढ़ते हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल आपकी ख्वाहिश नहीं थी, हुकूमती जमात की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन उसके बरक्स अपोजिशन अब एक मरतबा फिर से इकट्ठी हो रही है, तो क्या आपके ऊपर प्रेशर बना पाएंगे? ये कोई सरप्राइज मिल सकता है इस अब की बार आपको? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अपोजिशन का तरीकाकार आपके सामने है। पिछले 3.5 साल में बहुत सारे नेशनल चैलेंजेस का सामना गवर्नमेंट को हुआ जी, जिसपे से एक बहुत बड़ा चैलेंज कोविड की सूरत में, जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। मैं कोविड का जिक्र बार बार करता हूं क्योंकि पिछली 1 सेंचुरी में कि दुनिया ने इतना बड़ा इम्तहान, इतनी बड़ी पेंडेमिक सूरत हाल नहीं देखी। और हम लोग सब तलाश में थे कि शायद अपोजिशन, जिसको 2-3 बार इस मुल्क में और 2-3 बार से जायद भी इंडिविजुअली भी और ज्वाइंटली भी गवर्नमेंट करने का मौका मिला, और ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन ये मंजर आम से गायब रहे। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज हुए। इन्होंने 3.5 साल में एक टारगेट किए रखा कि हमने किसी सूरत गवर्नमेंट को चलने नहीं देना। इनके ज़हन में यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो शख्स लीड कर रहा है, जिसका नाम इमरान खान है, जिसको पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट देकर पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाया, वो एक गैर रिवायती मिजाज का शख्स है। उसका कोई सियासी एजेंडा नहीं है, उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, उसने कोई प्रॉपर्टीज को बिजनेस अपने सेट नहीं करने। इनको मालूम था कि अगर वो शख्स अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बेस पर पाकिस्तान को उस गर्दाब से निकालने में कामयाब हो गया जिसको इन्होंने 35 साल लगाए इस मुल्क को वहां पहुंचाने में, तो इनकी ये प्रोफेशनल जो इनकी ये पॉलिटिक्स है, ये जो तिजारती कारोबारी सियासतदान है इस मुल्क के, जो इक़्तिदार की राहदारियों में आकर अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, इस पर मुझसे शर्त लगा ली जाए। आप आज जिस शख्स से पूछेंगे वो कहेगा जी मुझे बिजनेस में मैं डिस्टर्ब हूँ। ये सिर्फ 200-400 खानदान जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए घूमते रहे, और पिछले 10-15 साल में ये 2-3-4 फैमिलीज इनके बिजनेसेस ने बिलियंस में प्रोग्रेस की। तो मैं समझता हूँ हमारी मौजूदा अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ एक है, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करना। गवर्नमेंट अब उस फेज से बाहर निकल आई। आप पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस देखें, आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स देखें, आप पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व देखें, आप पाकिस्तान में बनने वाले आबी जखायर देखें, आप पाकिस्तान में होने वाला हेल्थ सिस्टम में इतना बड़ा रेवोल्यूशन, आप पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में 5-6 मेजर क्रॉप्स की बम्पर क्रॉप्स देखें, आप एजुकेशन में, आप हेल्थ में, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप आईटी में, आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, आप ओआईसी से लेकर और पाक चाइना विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का हुआ, उस पर जो एग्रीमेंट्स हुए, उन सबको अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन मुश्किलात से बाहर निकल आया जिसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इन इक़्तिदार के सियासतदानों का जो 35 साल इन्होंने तजर्बात किए उनका खमियाजा भुगतना पड़ रहा था। मैं नहीं समझता वो अदब एतमाद हो या वो इनके लॉन्ग मार्च हो। गवर्नमेंट को किसी नोयत का कोई खतरा नहीं है। हमने दिखाना ये था कि ये दोनों जमातें, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, जो ना सिर्फ एक दूसरे की किरदार कुशी करते रहे, एक दूसरे पर मेजर नेशनल सिक्योरिटी तक के इल्जाम इन्होंने आयद किए, एक दूसरे पर केसेस किए। आज भी जब ये अपने करप्शन केसेस में मजलूम बनकर विक्टी के निशान बना रहे होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के बाहर अपनी पेशियों पर, तो ये मोस्टली केसेस 95% केसेस इनके अपने अदवार में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आपने जिक्र किया कि इनके एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी मुल्की सियासत में ये बात अब मामूल बन चुकी है कि जिसके ऊपर आप इल्ज़ामात लगाएं बाद में उसके साथ आप इत्तेहाद कर लें। नून लीग वाले ये हुकूमती जमात के ऊपर भी एतराज़ात उठाते हैं, ये सवालात भी उठाते हैं, और बहरहाल इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे नुक्ते हैं जो कि लेकर हम वापस अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ना, वापस अपने ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सीईसी और मुलाकातों का दौरा है और ये मुलाकातें क्या नतीजा लेकर आएंगी, अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये सवालात हैं। हारिस साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। नदीम कुरैशी साहब ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते थे आज उनके साथ मिल बैठे हैं। तो मुल्की सियासत में इस पॉइंट को, इस बात को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये तो हर जमात में अब हम इसका मामूल बन चुका है कि आप जिसके ऊपर आज इल्ज़ामात लगा रहे हैं कल आप उसके साथ बैठ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का वो क्लिप बड़ा मशहूर है शेख रशीद साहब के बारे में जो उन्होंने बातें की। तो इस पॉइंट को, इस नुक्ते को आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ अभी नदीम कुरैशी साहब ने कोरोना का जिक्र किया। बिल्कुल, जहाँ पर होता है वहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए। कोरोना जैसी बड़ी वबा से हुकूमत ने काबू पाया, बट उसके बरक्स आप देखें कि डेंगू फिर से जोर उठा रहा है। लाहौर जैसा अहम शहर, बल्कि पंजाब के कई शहर हैं, वो स्मोक की लपेट में रहते हैं। उसके लिए बारिश का इंतज़ार किया जाता है, डेंगू के जाने के लिए सर्दी के आने का इंतज़ार किया जाता है। तो इसको कैसे आप रैप अप करते हैं? देखें, एक तो बातें ये हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि शहबाज शरीफ और क्यों वो पिंगे बढ़ा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का केस जो है, अगर आप देखें तो वो काफ़ी हद तक क्लोज शट केस है। उनके एफआईए ने काफ़ी हद तक केस क्लोज कर दिया है। 4-4 अरब रुपया या 2-2 अरब रुपया एक अकाउंट में जा रहे हैं, फिर इनके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है कि आप डालें और अपने जितने केस थोड़ा बहुत रिलीफ ले लें। पीपल्स पार्टी को भी पहले मिला हुआ लगता है और अभी और ले सकते हैं। लाइक पे PMLN भी कोशिश करी कि जी, क्योंकि अब ऐसा मौसम वक्त आ रहा है कि या इनके ऊपर केस का अगर फैसला हो गया तो इनके इलेक्शन को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। तो एक तो ये वजूहत है जिसकी वजह से ये प्रेशर टैक्स डाल के PTI गवर्नमेंट के ऊपर, नैब के ऊपर कि थोड़ा रिलीफ देना ताकि नवाब इमरान खान की हुकूमत 1-1.5 साल और चल पड़े। सेकंड ये कि बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रही है, कोविड की इशू रहा है। उससे पहले अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ों की प्रॉब्लम थी जो IMF से पहले शुरू में स्टार्ट में प्रॉब्लम चल रही थी। उसके बाद फिर अभी भी आपके सामने $1 बिलियन और ये जो प्रॉब्लम है, देखें ये बैकलॉग भी है। प्रॉब्लम PTI की ये है कि PTI हैव नो कम्युनिकेशन स्किल्स। ये अवाम को अपनी प्रोजेक्शन जो प्रोग्रेस है उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने ये बड़ी दफ़ा देखा है। इवन नाउ ऑपोजिशन हर बात पे कहती है कि जी इन्होंने $40 अरब का कर्जा लिया है 3.5 साल में। देन आई हैव नॉट सीन कि कोई भी ये कह रहा है कि उसको किया क्या। मिसाल के तौर पे उसमें से $29 बिलियन इन्होंने जो है वो लोन उतारा है और उसके बाद उसके ऊपर सूद दिया है IMF, वर्ल्ड बैंक का और बाकी डिफरेंट बैंक जो कंट्रीज हैं, पेरिस है, उसके बाद ये एग्रीकल्चर, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। उसके बाद इन्होंने $5-6 बिलियन जो है वो अपने रिजर्व में रखा है ताकि रिजर्व हमारे बड़े हैं, जो आगे 17 से 20 बिलियन हुए हैं, जो पहले मेरे ख्याल में $5 बिलियन रह गए हुए थे जब इन्होंने टेक ओवर किया था। 4 से 5 बिलियन इन्होंने स्पेंड किया है, जो कि ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे किए हैं। बट नोबडी एक्सप्लेन्स दैट इज, आई एम सरप्राइज्ड। ये नदीम कुरैशी साहब से पूछते हैं। नदीम कुरैशी साहब, ये जो हारिस साहब कह रहे हैं इसकी क्या वजह है? क्यों नहीं आप कम्युनिकेट कर पा रहे? जो आपके मंसूबे हैं, जो आपकी कामयाबी है, आवाम तक मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा? बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बिल्कुल मैं इसको सेकंड करता हूँ। मैं इसको किसी और पहलू से देखता हूँ। सूरत ये है कि एक महंगाई का फ्लैश पूरी दुनिया में आया। अच्छा, अपोजिशन चूंकि हमारी इमरान खान साहब की उस स्ट्रगल के नतीजे में इक़्तिदार से बाहर हुई, जहां खान साहब ने इस कौम को इस बात पर कायल कर लिया कि करप्शन किसी रियासत को आगे नहीं बढ़ने देती। करप्शन किसी घर में हो, किसी इदारे में हो, किसी मुल्क में हो, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते। और लोगों ने करप्शन के अगेंस्ट वोट किया। अब और फिर वो करप्शन केसेस भी अपने मंतकी अंजाम की तरफ बहुत सारे बढ़ रहे हैं। अपोजिशन ने टारगेट किया कि जी हमारे पास कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की कमजोरी आए, इन्हें कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट नहीं मिला, मां सिवाय चंद जाती बातें, बनी गाला का महल रजिस्टर्ड करवा लिया या उनके किसी फैमिली मेंबर का नाम लिया। शुरू में 3-4 टेप चलती थी, जहांगीर खान तरीन, अब्दुल अलीम खान, वो खत्म हो गया। आखिर में इन्होंने इसको पकड़ा, महंगाई के इस प्रोडक्ट को, इसकी सेलिंग की। अच्छा, अब चूंकि जाहिर है आम आदमी की जिंदगी में मुश्किलात तो आई पिछले 3 साल में, पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में मुश्किलात ज्यादा बढ़ी चूंकि यहाँ लोअर मिडिल क्लास और गुर्बत शुरू से ही ज्यादा थी और पिछले 35-40 साल में तो उसको बढ़ा दिया गया। लोग इस पाकिस्तान को, जो दुनिया की बेहतरीन एग्रीकल्चर बास्केट थी, फूड बास्केट बन सकती थी, इसको दुनिया के लिए एक मंडी बना दिया गया। 95% कमोडिटीज, इवन फूड आइटम जहां इंपोर्ट होते हैं, गारमेंट्स है
यहाँ लेदर है, यहाँ केमिकल्स हैं, यहाँ पेस्टिसाइड्स हैं, यहाँ ह्यूमन मेडिसिन सब इंपोर्ट होती हैं। तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट था और अपोजिशन ने उसको कैश करवाया। अब होता क्या है कि जब मीडिया पे एक पीपल्स पार्टी से, एक जेयूआई से और एक पीएमएलएन से साहब बैठे होते हैं, तहरीक इंसाफ को मुझ जैसा कोई एक आम शख्स जब डिफेंड कर रहा होता है, जाहिर है मीडिया पर्सनल भी आपने माइंड नहीं करना। अमूमी तौर पे मीडिया की भी कोशिश होती है कि जी एंटी गवर्नमेंट चीजों को सेल किया जाए। तो वो एक ये जो 6-7 घंटे की देन साजी है, सब लोगों को नहीं कहूंगा, कई लोगों ने इसमें बड़ी शानदार, बड़ी बैलेंस्ड कवरेज भी की और बाज लोगों ने बड़ी बाइस किस्म की और फिर बाकायदा चीजों को प्लान किया गया। उसका सबसे बड़ा सबूत कि जब हम टेलीफोन कॉल्स इनकी जो यहाँ वायरल हुई जिसमें ये एंकर्स को कहते हैं जी ये कुत्तों की तरह भौंकते हैं, इतना सख्त वर्ड, और फिर साथ ये कहना कि जी फला चैनल्स पे तो हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं है। मीन बड़ा मैनेजमेंट की गई इस सारे माहौल को क्रिएट करने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जहां अपनी बहुत सारी चीजों को का इजहार भी किया, वहां इसी शोरो हुआ में, चूंकि ये टारगेट था अपोजिशन का। और इस पे मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चूंकि मैं पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात हूँ पंजाब में और मुझे बहुत सारे दोस्तों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई, बड़ी इस पे 3-4-6 लेयर्स की इन्होंने प्लान किया। उस पर इन्होंने सोशल मीडिया को भी कवर किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी, प्रिंट मीडिया को भी, और ये इस हद तक कामयाब जरूर हो गए कि इन्होंने हर आदमी की जुबान पर महंगाई का वर्ड चढ़ा दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि अगर महंगाई इंटरनेशनली या किसी भी वजह से 2 रुपए थी तो इनकी प्रोपेगेशन की वजह से, इनके प्रोपेगेंडे की वजह से, इनके प्लान की वजह से वो 4 रुपए हो गई। जहां तक गवर्नमेंट की जी पॉलिसीज की बात है तो हमने बड़ी हद तक, बहुत हद तक अपनी सारी चीजों को लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया है, हमारी मीडिया टीम। लेकिन कुरैशी साहब, उनका प्रोपेगेंडा महंगाई में कैसे इजाफा करवा सकता है, कीमतें में कैसा इजाफा करवा सकता है? अगर बड़ी नॉर्मल सी बात, ये बड़ी नॉर्मल सी बात, जब ये यहाँ बैठकर ये फरमाते हैं कि जी बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई, देहात में, गली में, कूचे में, अब आज किसी भी घर की जरूरत टेलीविजन के बगैर मुकम्मल नहीं होती, ये आपको मुझे मानना पड़ेगा। अब आपकी जो स्क्रीन है टेलीविजन की, ये लोगों का फैमिली मेंबर है। और आप देख लें, आज आप किसी से पूछेंगे जी कौन से पॉप स्टार कौन है पाकिस्तान में, किसी बड़े गायक का नाम बताएं, किसी फिल्म स्टार का नाम बताएं। ये देखें, ये ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं सोसाइटी में। आज किसी फिल्म स्टार की बजाय लोग टीवी एंकर को ज्यादा जानते हैं। आज आपका पूरा स्टेज ड्रामे खत्म हो गए हैं और टीवी पर वो जो टॉक शोज हैं या जो वो मज़ाहिया शोज हैं, उन्होंने इसकी जगह ले लिया मुख्तलिफ चैनल्स पे। ये एक ग्रेजुअली चेंज है। तो जब ये प्रोपेगेशन यहाँ करते हैं तो देहात में बैठा आम आदमी नहीं समझता है। एक छोटा दुकानदार जब ये कहेंगे जी टमाटर 80 रुपए किलो हो गया, और जिसके पास 60 रुपए किलो पड़ा था वो भी कहता है जी टीवी पे मैं देख रहा हूँ 80 हो गया। और ये मेरी अच्छा कुरैशी साहब, मैं टीवी में बैठा हूँ, इसलिए मैं टीवी की तरफ से बताता हूँ कि अगर टमाटर मार्केट में 80 रुपए का हुआ है तो हम वो बताएंगे, अगर सरकारी रेट लिस्ट आएगी हम वो उस लिस्ट के साथ चलाते हैं। बहरहाल खलील ताहिर सिंधु साहब, आपकी जानी बढ़ते हैं। ताहिर साहब, महंगाई में आप लोगों के बयानात जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, ऐसा कहना है नदीम कुरैशी साहब का। बात जो उनसी है, थोड़ा सा टॉपिक से हम हट रहे हैं, लेकिन महंगाई में इजाफा आप क्यों करवा रहे हैं? आप ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दें ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। मैं बड़ा अस्टानिश हुआ हूँ आज अपने भाई की बात सुनकर, नदीम कुरैशी साहब की बात सुनकर, कि अपोजिशन ने जो है वो प्रोपोगंडा करके महंगाई बढ़ा दी। तो आप किस बात की गवर्नमेंट कर रहे हैं? ये तो आपका काम है। आपके जो मजिस्ट्रेट्स हैं, आपके जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये उनका काम है कि जो महंगाई बढ़ती है उसको कंट्रोल करें। और सारे लोग तो कुरैशी साहब आपके पास बैठे हैं और आपसे मुझे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि आपके प्राइम मिनिस्टर है वो तो कहते थे कि मुझे लाया ही मीडिया है गवर्नमेंट में और सबसे बड़ा रोल ही मीडिया का है। आज आपको मीडिया पे बात आ गई कि कुछ मीडिया को फलां जमात का आ गया, क्या आ गया। तो इसको चाहिए ये कि आपके सारे लोग जो मीडिया के उठा के तो आप अपना भाषण देते रहे तो वो फिर ठीक है आपके लिए। और आप पेट्रोल कह रहे हैं टमाटर 80 रुपए, आपको खुद पता है असेंबली में ये बात उतरी है जब मियां असलम उठ के चले जाते जो मिनिस्टर थे कि ये टमाटर तो 400 रुपए तक गए हैं। तो आप देखिए ना क्या कोई तरीकाकार आपने, मैं बिल्कुल आपका बसद एहतराम, चूंकि मेरा आपका बहुत अच्छा एक ताल्लुक है कुरैशी साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप कभी निकले, आपको तो कभी कुरैशी साहब पता भी नहीं होगा या आपके बड़े कुरैशी साहब को कि सब्जी कहाँ से लेनी है या दालें कहाँ से लेनी है, आटा कहाँ से लेना है, दवाई कहाँ से लेनी है। तो लोग तो भूखे मर रहे हैं कुरैशी साहब, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये मीडिया का कोई इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि आपके खिलाफ है, आपके ज़हन में ये बात बढ़ गई है। जिस तरह हमें खासतौर पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी को, इवन एक दिन कायरा साहब फरमा रहे थे कि लेकिन हमने तो इस जो आप अभी बात कर रहे हैं ये बात नहीं है इस किस्म की। और दूसरा कि आप मतलब क्या आप कहेंगे लोगों को
कि ये मैं आज बड़ा बिल्कुल हैरान हुआ हूँ कि आप जैसा दानश्वर आदमी ये कहे कि इनकी जो अपोजिशन है, इनकी ये जो बातें हैं, इनकी वजह से, इसका मतलब जो आप कहते थे कि चोर 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 चोर, वो आपसे तो साबित नहीं हो सका, तो फिर हम कामयाब हो गए, तो फिर आप इसको खत्म कर दें। अगर हम आप समझते कि हमारी वजह से महंगाई हम है, तो आप जाएं अपने अपने घरों को जाइए या दोबारा इलेक्शन की तैयारी करें, छोड़े इस बात को। फिर खलील साहब महंगाई से वापस आते हैं, आज के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान नहीं कहीं पे दिखाई दे रहे, और ये भी एक हमने देखा कि कहीं पे नारा लगा, कहीं से आवाज़ आई कि माइनस फजल रहमान हो चुका है। एक पेज पर क्या मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब आ जाएंगे? मौलाना भी राजी हैं आपके साथ चलने के लिए? जी, आज जो फैसला होगा, सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ के जो हमारी जमातों का फैसला और सीएसी की मीटिंग में, तो सब ने मियां नवाज शरीफ साहब पे अपना एतमाद का इजहार किया कि वो जो भी फैसला करेंगे। और मौलाना फजल रहमान से कल दोबारा मीटिंग है, परसों कल सॉरी एमकेएम के साथ है, परसों मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। लेकिन सर मियां साहब का जो फैसला होगा वो आप लोग तस्लीम करेंगे, उसे पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान भी क्या तस्लीम करेंगे? जी, सारे तस्लीम करेंगे। आप देखेंगे एमकेएम भी तस्लीम करेगी, जेडीए भी तस्लीम करेगी, क्यू भी तस्लीम करेगी, और बाकी भी सारे तस्लीम करेंगे। और क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है, मैं बार बार एक बात पे जोर देता हूँ कि जब भी किसी बंदे की, आम आदमी की, कृषि साहब का जो हल्का है मैं जानता हूँ, बड़े गरीब लोग रहते हैं, जब उनकी उम्मीद टूटी है ना कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सके, ये वो घर नहीं दे सके जो उन्होंने वादा किया था 50 लाख घरों का, ये 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सके, और इतने बड़े बड़े स्कैंडल जिनका मैंने नाम लिया, मुझे बार बार कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि जिसपे चेयरमैन नैब ने कहा जी मैं एक पकड़ना चाहता हूँ एक बंदे को, लेकिन मुझे उसकी सेहत का बड़ा फिक्र है। मतलब जब बीआरटी की बात होती है, फिर मैं दोबारा कहता हूँ मालूम जप्पा की, पार्टी फंडिंग, दाल, अपना चीनी, आटा, घी, तो आम आदमी के तो ये बेसिक नीड्स है ना। फिर दोबारा उधर आ रहा हूँ, तो ये है हुकूमत की असल में जाने का सबब जो होगा, बेसिक सबब जो ये होगा। दूसरा, आप जब आप कर ही कुछ ही नहीं रहे, जब आपका जो दिल है वो ही बेअमल है, तो कृषि साहब मेरे भाई जितने मर्जी है, मेरे काबिल एहतराम है, लेकिन जितने मर्जी आप जज्बात से कुछ नहीं होगा। अगर आपका दिल बेअमल होगा तो ये तो कुछ ना कुछ करने से होगा जो आप नहीं कर सके। आप इस बात को माने, पहले आपने 6 महीने का वादा किया, फिर 90 दिनों का पहले वादा किया, उसके बाद 1 साल का वादा किया। आप लोग तंग आ गए, आपकी प्रेशर जो सीडी आपके जो प्राइम मिनिस्टर। बरगेटी साहब आप देखा, मौलाना फजल रहमान अगर साथ मिल जाते हैं, नवाज शरीफ का जो फैसला होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, वो लाजिम तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी भी माने, क्योंकि सबको याद है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, आकर मुकदमात का सामना करें, जेलें काटें, लीडर ऐसे नहीं बन जाता। इस तरह के बयानात के बाद मौलाना के साथ भी नाराज़गी जो है वो भी आया है, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी से माफ़ी का मुतालबा किया हुआ है। तो ये कुछ मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा, इस तरह का इत्तेहाद, गैर फितरी साथ इत्तेहाद दिखाई नहीं दे रहा है? देखें, एक का याद रखें, जब एक तहरीक या इत्तेहाद एक दफ़ा कमज़ोर पड़ता है या दम तोड़ता है तो दोबारा जिंदा नहीं होता। आई टेक इट ऑलवेज एज अ डेड हॉर्स, ये कभी भी अब नहीं चल सकता। और मौलाना फजल रहमान नाराज हैं, बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसीलिए उनकी एब्सेंस नजर आ रही है। सेकंड, उनको वही वाज अ पावर हंग्री मैन, उनको केपीके में लोकल बॉडीज में बहुत पावर मिल गई है, ही इज मोर देन हैप्पी। एक तो ये भी वजह है। सेकंड, पीपल्स पार्टी से उनकी नाराजगी बिकॉज ही वांटेड के जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने उसको डिच किया था, अभी उसको एक अच्छे तरीके से कॉम्पनसेट करें, स्टेटमेंट दें, वो भी बात नहीं की है। ठीक। सेकंड, सरदारी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी नवाज शरीफ को आना चाहिए, आगे आए, बैक पाकिस्तान में आए, सियासत करें, लीडर बने, वो भी बात नहीं है। सेकंड, मुझे एक बात अभी पीएमएल की नहीं समझ आती, एक आदमी जो मुजरिम है, जो पाकिस्तान के कानून को उसने तोड़ा हुआ है, पाकिस्तान का ही कुड नॉट जस्टिफाई कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया है, वो एक एक्सक्यूज बना के बीमारी का बाहर चले गए हैं। ये भी पीटीआई की कमजोरी है हेल्थ मिनिस्ट्री के कि वो कैसे हुडबिंग करके रिपोर्टें लेके भी यहाँ से चले गए, उसके बाद वहां पर जाके कोई रिपोर्ट भी नहीं भेज रहे हैं, वहां पर जाके जो अभी रिपोर्ट आई है वो भी हमें नजर आती है। तो आई थिंक सारी चीजें वो देखें तो ओवरऑल पाकिस्तान के अवाम अब बहुत बाशऊर हो चुके हैं और वो सारी चीजों को समझते हैं। और यही बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तहरीक अपनी कामयाब नहीं हो सकती, ये इट्स अ डेड हॉर्स, इस पे इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, दौरा चीन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ प्रोग्राम के इख्तिताम पे, क्योंकि वाइंड अप करना है। पाकिस्तान इस दौरे में क्या क्या कुछ हासिल, जी खलील तारिक साहब आप बात कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ एक सेकंड, मैं माजरत चाहता हूँ कुरैशी साहब से, मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से बसद एहतराम करना चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं कि तहरीक कामयाब नहीं होगी। ब्रिगेडियर साहब, तहरीक कामयाब हो चुकी है। और दूसरा जो आपने कहा कि मुजरम वक्त उस वक्त होता है जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली
एक वर्डिक्ट दे देती है, मैं छोटा सा वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जब सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दे देती है, आप सारे आजकल आपको बहुत सबको पता है कि फलां में ये बीमारी है, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को कहें और फैसल कुरैशी को कहें कि वो टीवी पे आके कह दें कि ये मियां साहब बीमार नहीं थे। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, खलील ताहिर साहब ये पॉइंट लेके नदीम साहब की जानिब बढ़ते हैं। नदीम कुरैशी साहब, दौरा चीन के हवाले से भी बताइएगा। खलील साहब मुझे आगे बढ़ना है। नदीम साहब आप बताइएगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से आपने पूछा है, और साथ ही साथ दौरा चीन के हवाले से बता दीजिएगा पाकिस्तान ने क्या कुछ हासिल किया इस दौरे में, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है कि नाकाम दौरा रहा ये। देखिए जी, अपोजिशन कैसे इसको मानेगी कि ये कामयाब रहा। अपोजिशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई साबका हुक्मरानों की तरह इमरान खान साहब का जाती दौरा नहीं था। अपने बेटे की डिग्रीज लेने के लिए सरकारी खर्च पर वो 200 लोगों की फौज लेकर नहीं गए थे। ये आपने सुना होगा कि गवादर में स्टील रिसाइकलिंग के लिए $4.5 बिलियन की सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। ये गवादर पाकिस्तान का हिस्सा है। 4.5 अरब रुपए की स्टील की रिसाइकलिंग का एग्रीमेंट चीन के साथ पाकिस्तान का इसी दौरे में हुआ है। हुजूर, चीन में मौजूद जरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का एक सेंटर कायम करने का मुआहदा इसी दौरे में हुआ है। सीएमसी ने कराची में 2 लाख मेट्रिक टन LNG स्टोरेज का इरादा जाहिर किया है। नीज $50 मिलियन जरी टेक्नोलॉजी और $500 मिलियन NLG स्टोरेज पर एग्रीमेंट हुआ है। चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक डोयर की कंपनी है फौजी फर्टिलाइजर के साथ मुतअद्दिद MOU साइन हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की फर्टिलाइजर नीड पूरी की जाएगी। और इसके अलावा रॉयल ग्रुप भैंस फार्म के कायम के लिए $50 मिलियन की सरमायाकारी और दूध की प्रोसेसिंग में $30 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। ये भी इसी दौरे में हुआ। ये मैं अपोजिशन को बताना चाहता हूँ। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फिर ये शायद वही पॉइंट आ रहा है कि जो हारिस साहब ने कहा था कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रही शायद पाकिस्तान के हिसाब से हुकूमत। और सुने चैलेंज फैशन ने $250 मिलियन की लागत से फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए मजीद 100 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस सरमायाकारी से हमारी बरामदात में सालाना 400 मिलियन का इजाफा होगा और 20,000 नौकरियां पैदा होंगी। अब ताहिर खलील सिद्धू पानी भी थोड़ा सा पीले साथ। जिस तरह आपने पहले 1 करोड़ नौकरियां दी हैं और ख्वाहिश में और अमल में बहुत फर्क है, ये आपकी ख्वाहिश। चलिए ठीक है खलील साहब और नदीम साहब, मैं हारिस साहब की जाने बढ़ता हूँ इसी पॉइंट को लेके। हारिस साहब आप बताइएगा कि जो दौरा चीन है इसको आप कितना कामयाब देखते हैं, अपोजिशन की बात में कितना दम है, इस पर कमेंट करें। रूस का भी दौरा होने जा रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान ने अपना ब्लॉक चुन लिया है कि अब हमने इसी साथ चलना है और नो अमेरिका? अब बड़े अरसे से बात सुनते आ रहे हैं, तो अब हमने खुदा हाफिज़ कह दिया अमेरिका को हमेशा के लिए। देखें, ये एक बहुत ही अहम दौरा था और आई एज ए पाकिस्तानी फील के ये कामयाब रहा, जिसमें बहुत ही MOU साइन हुए हैं, बहुत चीफ एग्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी जो हैं वो पाकिस्तान में रिप्रेजेंट जा रही है। फौजी फर्टाइजर से जैसे बात की गई है, स्टील का, बिल्कुल ये सही बातें हैं। सेकंड ये कि इसको देखते हुए, क्योंकि दुनिया में अमेरिका ने बॉयकॉट किया था, पाकिस्तान वहाँ पर गया, रशिया वहाँ पर आया, तो ज़ाहिर है रशिया की तरफ भी पाकिस्तान अब अगले महीने जा रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी खुशाइन बात है। अमेरिका ने फर्स्ट टाइम, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि पाकिस्तान इज देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। दिस फर्स्ट टाइम दे यूज्ड दिस वर्ड। पहले वही होता था इवेंट टू इवेंट, कभी हो गया कभी छोड़ दिया। दे रियलाइज, देखिए पाकिस्तान इज एन इस्लामिक मुल्क, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री, पाकिस्तान एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत वहाँ पर है, हमें कोई मुल्क इग्नोर नहीं कर सकता था। इशू इज अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे CPEC से, तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल निकलेंगे। जो ये दूसरे मुल्कों को पसंद नहीं है, दे वांट के पाकिस्तान को वो थोड़े थोड़े ऑक्शन के तौर पे ये इकोनॉमिक एड देते रहे IMF वर्ल्ड से और हम उनके फैसले करते रहे। दिस इज द टाइम वी हैव टू रिमेन वेरी क्लोज इन आवर रीजन, सबसे ताल्लुकात अच्छे करें और अमेरिका से इंगेज रहें, उनको अमेरिका से भी इंगेज रहना होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, खलील ताहिर हमारे साथ मौजूद है, नदीम कुरैशी साहब हुकूमती जमात से हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।